डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास में ये प्रॉब्लम अवेलेबल है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन की। ये जो टॉपिक है ये काइनेमेटिक्स 2D के अंदर आता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। ठीक है, और उसके ऊपर बॉटम मोस्ट पोजीशन से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द इंक्लाइन प्लेन, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि पार्टिकल इज थ्रोन अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, इनिशियल वेलोसिटी आपको यू दी हुई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन से, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन आपको दिया हुआ है थीटा, और जी तो दिया हुआ है ही। ठीक है, तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इस पार्टिकल की रेंज कितनी आएगी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन कितनी आएगी, ये इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन वो कितनी होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ठीक है, ये तीन चीजें आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है। ठीक है, और भी चीजें इसके अंदर की जा सकती हैं, पर मेरा जो बेसिक पर्पज है इसकी वीडियो को बनाने का वो ये है कि मैं आपको इंक्लाइन प्लेन पे प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे किया जाता है ये आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसके जो कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होते हैं इस केस के वो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल वीडियो है जिसके अंदर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होंगे कि इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल को कैसे सोचा जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है। वीडियो को एक बार पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है, तो अब आप मेरे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है इसके अंदर वो है डायग्राम। ठीक है, तो आपको डायग्राम एक बनाना चाहिए जिससे आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो देखो, अगर हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन बनाए तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, आप केवल उतना ही दिखना जो मैं हाईलाइट करूं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बनेगी। अगर आप पूरे के पूरे पेज को एक साथ देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके का दिखेगा। यू से हमने प्रोजेक्ट किया है, अल्फा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो एक्सेस बना लिए हैं। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग की एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जी जो है हमको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो जी के हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, जो कि आ जाएगा जी कॉस थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन आ जाएगा जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो हमने जी के कंपोनेंट कर लिए और मोशन को यहाँ पे हमने शो कर दिया। अब ये इसमें होता क्या है कि ये क्योंकि टेढ़ा है इंक्लाइन प्लेन पे है तो उस पर विजुलाइज करना मुश्किल पड़ता है अक्सर। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप क्या करो, इसको सीधा कर दो। सीधा करके आप सॉल्व कर लो और वापस से उसको टेढ़ा करके डायग्राम में दिखा देना लास्ट में अगर जरूरत पड़े तो। और अगर जरूरत नहीं है तो केवल रिजल्ट निकाल के छोड़ देना। ठीक है, तो अपन इसको घुमाकर सीधा कर देते हैं। तो जब आप इस डायग्राम को सीधा करते हो तो ये डायग्राम आपके पास में कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, नीचे हो गया जी कॉस थीटा, लेफ्ट में हो गया जी साइन थीटा। ये सीधा बना करके देखने से फायदा ये होता है क्योंकि हमको ऐसा सीधा सोचने की आदत होती है, ऐसा टेढ़ा सोचने की आदत नहीं होती हमको इंक्लाइन प्लेन पे। तो जब आप ऐसा सीधा डायग्राम बना लेते हो तो आपको आपका दिमाग ज्यादा चलने लगता है, आपको थोड़ा विजुअलाइज करने में इजी पड़ता है, आप सोच अच्छे से पाते हो, इसलिए ऐसा सीधा करके बना लेना ज्यादा अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो अब जो टोटल रेंज होगी पार्टिकल की वो लेट से R1 + R2 है। ये R1 और R2 क्या है, ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है उसके पहले तक की जो रेंज है उसको हमने R1 बोल दिया है, और उसके बाद की रेंज को हमने R2 बोल दिया है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा का इन द लेफ्ट डायरेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पार्टिकल की कंटिन्यूअसली कम होती चली जाएगी टाइम के साथ में, इसीलिए R2 जो होगा वो R1 से कम होगा। क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में पार्टिकल एक हायर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा, सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी में पार्टिकल एक लोअर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा, यानी कि R2 जो होगा वो R1 से कम होगा, और पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे रेगुलर जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल का जो पाथ होता है वो मैक्सिमम हाइट वाली जो लाइन होती है उसके लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिक होता है, R/2 R/2। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, तो इसलिए R1 विल बी ग्रेटर देन R2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पार्टिकल की कंटिन्यूअसली कम होती चली जाएगी। ठीक है, और पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो कांस्टेंट है जी कॉस थीटा। तो वर्टिकल का जो मोशन है उसमें सिमेट्री है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस के अलोंग जो रेंज है उसमें सिमेट्री नहीं है। हाफ ऑफ द टाइम में पार्टिकल फर्स्ट हाफ में पार्टिकल ज्यादा ट्रैवल करेगा, सेकंड हाफ में कम ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसको आप काइनेमेटिक्स 1D से भी विजुअलाइज कर सकते हो।
अगर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग डी एसेलरेट कर रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो पार्टिकल हर सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हर सक्सेसिव सेकंड में। वही चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये हॉरिजॉन्टल जो हमने डायग्राम बनाया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब जो टिल्ट करके हमने ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में डायग्राम बनाया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस के साथ में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप ये डायग्राम बना लेते हैं तो आपको सोचने में काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास में ये डायग्राम अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने ये तो समझ लिया है कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर होगा, R1 विल बी ग्रेटर देन R2 होगा, ये सब चीजें हम जान चुके हैं। अब हम निकालना चाहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो देखो उसको कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का ऊपर से नीचे आने तक, वो कितना है, 0। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यू कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, यू साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ इंटू माइनस ऑफ जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी नहीं है, जी कॉस थीटा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ऑफ जी कॉस थीटा लिया है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके पास में आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप ध्यान करो कि जब हम रेगुलर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करते हैं जो इंक्लाइन प्लेन पे नहीं होता, वहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला आता था, 2u साइन थीटा अपॉन जी आता था। यहाँ पे और रेगुलर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या अंतर है, अंतर बस इतना है कि यहाँ पर है जी कॉस थीटा, वहां पर आता था जी। क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है वो जी कॉस थीटा हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे जी कॉस थीटा यूज में लिया है। ठीक है, यानी कि अगर आपको रेगुलर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के रिजल्ट्स अगर आप याद हैं, तो उसके अंदर अगर आप वर्टिकल एक्सेलरेशन को जी की जगह जी कॉस थीटा रख दोगे तो आपको इंक्लाइन प्लेन का रिजल्ट मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर मैं वीडियो के एंड में आपको थोड़ा और समझाऊंगा। ठीक है, अब हमको पता है कि टोटल रेंज जो होगी वो R1 प्लस R2 होगी, उसको हमने R मान लिया, और हम इस चीज को तो समझ ही चुके हैं कि R1 विल बी ग्रेटर देन R2 होगा, है ना, ये चीज इंट्यूटिवली हमको समझ में आ रही है। इसको आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो, इजी है इसका प्रूफ, है ना। फिर अगर हम टोटल रेंज निकालें तो वो कैसे आएगी, रेंज विल बी इक्वल टू, अब रेंज निकालने के लिए हम वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आर विल बी इक्वल टू यू कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस ऑफ 1/2 इंटू जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा है, और पार्टिकल की जो रेंज है वो हम राइट डायरेक्शन में काउंट कर रहे हैं, राइट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, लेफ्ट को हम नेगेटिव ले रहे हैं, इसीलिए हमने एक्सेलरेशन को जी साइन थीटा लिया है, तो द नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, टी की वैल्यू रख दोगे आप इस रेंज की इक्वेशन में, तो आपको रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्व आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, मुझे विश्वास है कि आप लोग टाइम की वैल्यू रख के रेंज को कैलकुलेट कर तो लोगे ही। ठीक है ना, तो ये तरीका है जिससे आप रेंज कैलकुलेट करोगे। फिर हमको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने लगा दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमको पता है कि इस ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, यू साइन अल्फा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ जी कॉस थीटा, और मल्टीप्लाइड बाय एच मैक्स जो हमको निकालना है। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में ये रिजल्ट आ जाता है, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। ठीक है, अब आप वापस से याद करो कि जब हम रेगुलर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है कि नहीं। यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के केस में और रेगुलर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में क्या अंतर है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में वहां पर वर्टिकल में एक्सेलरेशन होता था जी, यहाँ पे हो गया जी कॉस थीटा। यानी कि रेगुलर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का आपको अगर रिजल्ट याद है तो उसके अंदर अगर आप जी की जगह पे जी कॉस थीटा रख दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखो इस तरह से सोचना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है, इससे आप और ज्यादा फास्ट हो जाओगे। ज्यादातर जो आजकल एग्जाम्स है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं प्रेजेंट करना होगा। तो अगर आपको इस तरीके की थिंकिंग प्रोसेस का आइडिया है तो आप फास्ट काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। तो अब इसको समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों निकालने का तरीका हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि जो वर्टिकल मोशन है, वाई डायरेक्शन में जो मोशन है वो तो सिमेट्रिक है, इसीलिए वाई डायरेक्शन में मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये दोनों वाई डायरेक्शन के मोशन से आते हैं, इसीलिए इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सिमिलर आ रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से। लेकिन जो एक्स डायरेक्शन में मोशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है उसके अंदर एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, और रेगुलर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन नहीं होता था।
ठीक है, तो इसीलिए रेगुलर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के कंपैरिजन में यहाँ पे जो रेंज का रिजल्ट आ रहा है या एक्सप्रेशन आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो देखो, हम टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूलों को इस तरह से लिख सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन अल्फा अपॉन जी इफेक्टिव, एच मैक्स इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जी इफेक्टिव। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट is 2 times uy by g effective and range is uy whole square divided by 2 times g effective। ऐसे भी लिख सकते हो, where uy is vertical velocity। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ये और ज्यादा जनरलाइज फॉर्म हो गया। ठीक है ना, ये और ज्यादा जनरलाइज फॉर्म हो गया। तो इसके अंदर uy का मतलब है वर्टिकल वेलोसिटी, जी इफेक्टिव का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा था, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव की जगह पे आप जी कॉस थीटा रख दोगे, तो आपके पास में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के नए फॉर्मूला डेवलप हो जाएंगे इंक्लाइन प्लेन वाले केस के। है कि नहीं, कितना मजेदार। तो इस तरह से सोचना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। साथ ही साथ एक नोट मैं आपको और बता देता हूँ। अगर मान लीजिए पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जाने की जगह, नीचे से जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो हमने ये सब कैलकुलेट कर ही लिया। लेकिन मान लीजिए अब हमने उल्टा केस कंसिडर करें कि पार्टिकल को हमने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से थ्रो किया है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या अंतर आएगा? अंतर बस इतना आएगा कि पार्टिकल जो है, अगर आपने ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया है, तो जो जी साइन थीटा है वो अब डी एक्सेलरेशन कॉज करने की जगह एक्सेलरेशन कॉज करने लगेगा। ठीक है ना, और जो सिमेट्री होगी उसके अंदर फिर R2 जो होगा वो R1 से ज्यादा हो जाएगा, और जी साइन थीटा आपकी बार एक्सेलरेशन कॉज करने लगेगा। बस इतना ही अंतर आएगा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि अगर मैंने आपको ये वाला केस समझा दिया है तो आप ऊपर से नीचे अगर पार्टिकल को थ्रो किया गया है इंक्लाइन प्लेन पे, तो वो वाले केस को आप अपने लेवल पे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार इस नोट को पढ़ देता हूँ। इफ द पार्टिकल इज थ्रोन डाउन द इंक्लाइन फ्रॉम द टॉप, देन जी साइन थीटा विल कॉज एक्सेलरेशन। जी साइन थीटा जो है वो एक्सेलरेशन कॉज करेगा, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी द सेम। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और इस तरह से सोचने का तरीका आपको क्लियर होगा। ये सोचने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक टिल्टेड डायग्राम को पहले हॉरिजॉन्टल करके बनाइए और फिर आप सॉल्व कीजिए, तो इससे मैंने देखा है कि बच्चे ज्यादा आसानी से सोच पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।